Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see BA English Literature Semester 2 Paper 2 का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक, जिसमें आपको पढ़नी है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 14 to 17th सेंचुरी. इसमें कौन कौन से इंग्लिश लिटरेचर में मूवमेंट्स हुए, इन्फ्लुएंसेस हुए एंड लिटरेरी स्कूल्स कौन कौन से इमर्ज्ड हुए, तो ये आपको टॉपिक पढ़नी है. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री जानना पड़ेगा, देन आप एक प्रॉपर आंसर लिख सकोगे. तो यह बहुत ही मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है. सभी जो बैचलर में अभी पढ़ रहे हैं बीए में, तो उनको सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर जानना पड़ेगा. तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सरल टॉपिक, एक नोट्स, जिसके अनुसार से आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को अच्छे से जान पाओगे, देन आप आंसर लिख पाओगे. तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो टॉपिक है बीए इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें कौन सा सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे, देन हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये है एनईपी सिलेबस जो सभी कॉलेज में लागू हो चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ाई हो रही है. तो यहाँ पे जो टॉपिक आज का लगा हुआ है फ्रेंड्स, वो है सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 2. तो एक सेकेंड आप यहाँ पे देख लें. सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, students are required to study the social, political, religious and economic conditions of the respective ages in England from 14th to 17th centuries, significant movements, influences and literary schools. मतलब फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लैंड में 14 to 17th सेंचुरी में क्या क्या सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स कंडीशन हुए और कौन कौन से सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड लिटरेरी स्कूल इमर्ज हुए, उसके बारे में पढ़नी है. तो इससे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है उसको समझनी पड़ेगी. देन आपको 14 to 17th सेंचुरी में क्या क्या इंसिडेंट हुए वो आपको जाननी होगी. तो मैं आपको सिग्रीगेटेड करके 14th, फिर 15th, फिर 16th, फिर 17th, ये सारे एज को मैं लेके इस वीडियो में टॉपिक को लेके आई हूँ. और यह वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसका नोट्स थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, देन आप एक प्रॉपर आंसर लिख सकोगे. इससे पहले फ्रेंड्स, ये जो सारे टॉपिक है यहाँ पे, जैसे कि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 2, ये सारे मैंने करवा रखे हैं ऑलमोस्ट. द गार्डन एंड एज यू लाइक इट, ये टॉपिक दोनों पढ़े हुए हैं, बचे हुए हैं, तो इसको भी मैं जल्द करवा दूंगी. और नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो. तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका टाइम पीरियड किस तरह से बटा हुआ है, देन हम लोग इसका आंसर करेंगे, तभी हम लोगों को समझ में आएगी. सो फ्रेंड्स, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं इंग्लिश लिटरेचर का टाइम पीरियड बनाई. आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी. तो सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में कई टाइम पीरियड में लिटरेचर को बांटा गया था और उसके अनुसार राइटिंग की गई थी. तो जो सबसे पहला जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, वो है दी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे दी एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है. तो इसका टाइम पीरियड है 450 to 1066. देन इसके बाद आता है द मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 to 1500. इस पीरियड को फ्रेंड्स दो पार्ट में बांटा गया है, एक एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड द एज ऑफ चौसर, जो 14th सेंचुरी का है. और यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 14 to 17th सेंचुरी. तो इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू से लेकर अंत तक. मैं आपको सारे टाइम पीरियड बता देती हूँ, ताकि आगे जो हमारा जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आप
अच्छे से समझ रिकॉल कर पाओ कि हम लोगों ने कौन कौन से पीरियड को पढ़ा था और उसमें क्या क्या हम लोगों को लिखनी है। तो ये द मिडिल इंग्लिश पीरियड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। देन आता है हमारा द रिनाइसेंस पीरियड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, और यहाँ से अधिकतर ड्रामा डेवलप हुए हैं, प्रोज जो भी वर्क्स हैं बहुत सारे यहीं से डेवलप हुए हैं। और ड्रामा के लिए यह बहुत ही अच्छा एज था। कौन सा एज? एलिजाबेथन एज, जिसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। देन आता है जेकोबियन एज, देन कैरोलाइन एज, देन कॉमनवेल्थ पीरियड। तो फ्रेंड्स ये सारे आपको रटनी नहीं है, बस सरसरी निगाहों से देख लेनी है। ये आता है आपका इसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 टू 1600 है। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। देन हमारा आता है 4th पीरियड, वो है द न्यू क्लासिकल पीरियड। जब रिनासा एज खत्म हो जाता है 4 पार्ट में, तो फिर उसके बाद आता है द न्यू क्लासिकल पीरियड जो 1660 टू 1798 तक बटा हुआ है। इसमें 3 ग्रुप है, जैसे कि पहला है द रेस्टोरेशन पीरियड। इसमें जो राइटर प्रोमिनेंट थे वो थे जॉन ड्राइडन, तो इन्हीं के नाम से इस एज को रखा गया है नाम, एज ऑफ ड्राइडन। देन सेकेंड आता है द अगस्टन एज, जिसे एज ऑफ पॉप भी कहते हैं, मतलब अलेक्जेंडर पॉप इस एज के प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। देन द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे द एज ऑफ सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, क्योंकि सैमुअल जॉनसन इस एज के प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। देन जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स, तब आता है हमारा रोमांटिक पीरियड, जो कहलाता है 17th सेंचुरी। तो ये जो रोमांटिक पीरियड है, इस टाइम पोएम पिक पे था, क्योंकि एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउन जैसे कई महान पोइट थे, उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं नेचर के लिए। ठीक है, तो यह जो पीरियड है वो पोएम के लिए बहुत ही ज़्यादा पिक पे अपना था, जो 1798 टू 1837 हुआ तक चला। जब ये पीरियड ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, तब क्वीन विक्टोरिया आई इंग्लैंड के सत्ता पे, तो उनका पीरियड चलने लगा फ्रॉम 1837 टू 1908। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन जब विक्टोरियन पीरियड ख़त्म हो गया, तो हमारा आया मॉडर्न एज, मतलब मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड चला 1901 से लेकर 1939 तक। इसे भी 2 पार्ट में बांटा गया, द एडवर्डियन पीरियड एंड जॉर्जियन पीरियड। तो ये दोनों किंग के नाम पे बेस्ड थे। जब ये पीरियड ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, तब आया हमारा लास्ट इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड, जो अभी तक चल रहा है, द पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1939 टू प्रेजेंट। तो अभी जो पीरियड चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो इस तरह एज इसमें बटे हुए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टाइम पीरियड। तो हमें पढ़नी है फ्रॉम द एज ऑफ चौसर, 14th सेंचुरी का लिटरेरी मूवमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था इंग्लैंड का, यहाँ से लेके आपको 17th सेंचुरी रोमांटिक एज तक आपको पढ़नी है कि क्या क्या इसमें हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक पढ़नी है, सॉरी मैंने आपको मिस्टेक से आपको बता दिया था द रोमांटिक पीरियड तक पढ़नी है, लेकिन आपको द एज ऑफ सेंसिबिलिटी तक पढ़नी है, यानी कि आपको द न्यू क्लासिकल पीरियड को पढ़नी है। इसमें क्या क्या मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारी पढ़नी है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, डोंट माइंड दिस। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो टॉपिक है वो बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। डिस्कस द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस इन इंग्लैंड फ्रॉम द 14th टू 17th सेंचुरी, सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड लिटरेरी स्कूल्स।
तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डिस्कस सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड लिटरेरी स्कूल इन 14 to 17 सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो ये दोनों क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम करके पूछा जा सकता है, तो आपको केवल यही आंसर लिखनी है और प्रॉपर वे में लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखनी है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्पेन्स मेनी पीरियड्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू द पोस्ट मॉडर्न डेज। The history of English literature divided into two periods such as early periods and later periods। मतलब फ्रेंड्स, जो इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो कई पीरियड में बटा हुआ है। पहला है वो है अर्ली पीरियड, देन दूसरा है लेदर पीरियड। इन अर्ली पीरियड इट हैव ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड एज ऑफ चॉसर। जो अर्ली इंग्लिश पीरियड है फ्रेंड्स वो 3 भागों में बटा हुआ है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखनी है, 1450 to 1066। देन मिडिल इंग्लिश 1066 to 1500 एंड एज ऑफ चौसर 1343 to 1400। ये आपका अर्ली पीरियड है। एंड इन द लेदर पीरियड इट हैव रिनासास 1485 to 1660, जिसे रिनासा पीरियड कहते हैं। देन रेस्टोरेशन पीरियड 1660 to 1750, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड टू प्रेजेंट। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में लिखनी है कि वो अर्ली इंग्लिश पीरियड में बटा हुआ है और लेदर इंग्लिश पीरियड में। अर्ली इंग्लिश पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है और लेदर इंग्लिश पीरियड को आप यहाँ पे देख सकते हैं रिनासा से लेके पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक बटा हुआ है। आपको एज सहित याद रखनी है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। देन आपको सेकेंड स्टांजा से लिखनी है, सेकेंड पारा से। In English literature from 14 to 17th century, there are many changes in social, political, religious and economic conditions in England and many significant movements, influences and literary school emerged। मतलब इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम 14th to 17th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेज हुए, सोशल में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल में एंड रिलीजियस में, और बहुत सारे सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड लिटरेरी स्कूल भी इमर्ज हुए इस एज के दौरान। द 14th century in English literature is primarily known as the age of Chaucer, marked by the significant works of Geoffrey Chaucer, who is considered a pivotal figure in the development of English literature। मतलब फ्रेंड, जो 14th सेंचुरी है उसके प्रोमिनेंट जो राइटर थे वो थे जॉफ्री चौसर, और इन्हीं के नाम से, क्योंकि यह एक प्रोमिनेंट राइटर थे तो इन्हीं के नाम से इस एज का नाम रखा गया द एज ऑफ चौसर, जो बहुत सारे अपने वर्क लिखे हैं, जिनमें से इनका एक प्रोमिनेंट वर्क था वो था द कैंटरबरी टेल्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट आल्सो शो द consolidations of English as a written language and a shift towards more secular writing compared to early medieval works। और इन्होंने अपनी राइटिंग में वैरायटी किस्म के राइमिंग स्कीम यूज किए हैं। तो यहाँ से मतलब एज ऑफ चौसर से जो राइटिंग का जो तरीका है वो शुरू हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में। In 14th century, there were many significant movements, influences and literary school emerged। और इस 14th सेंचुरी में बहुत सारे मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड लिटरेरी स्कूल इमर्ज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। पहला जो हुआ है वो है राइज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का इन इंग्लिश लिटरेचर में राइज हुआ जॉफ्री चौसर के टाइम, मतलब 14th सेंचुरी में। In 14th century, saw a growing use of English as a literary language, replacing the previously dominant French in many works। मतलब फ्रेंड्स 14th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे डोमिनेंट चेंजेज हुए लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज का भी डोमिनेंट रहा है इंग्लिश वर्क में। देन सेकेंड जो है
इनका जो लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस वो है सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी 14th सेंचुरी में बहुत चेंजेस हुए हैं। जैसा कि जो दूसरा इंसिडेंट हुआ फ्रेंड्स जो 14th सेंचुरी में, वो सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बदला। जैसे कि इस टाइम पीरियड में एक मेजर इंसिडेंट हुआ, इवेंट्स हुआ, जैसे कि ब्लैक डेथ जैसे कि कोरोना आया था हमारे यहाँ, उसी तरह से एक ब्लैक डेथ 1 ईयर के लिए आया था। तो वो उसमें बहुत सारे इंग्लैंड के पीपल मारे गए थे। देन द 100 Years वॉर्स हुआ था 2 पार्टी के बीच में। significantly influenced the themes and perspectives in their literature from this period। मतलब ये जो दोनों इंसिडेंट है फ्रेंड्स, ब्लैक डेथ एंड द 100 Year वॉर्स, वो मोस्ट मेमोरेबल एंड इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट रहे हैं 14th सेंचुरी में। देन जो थर्ड जो हुआ 14th सेंचुरी में, वो डोमिनेंट फिगर थे जॉफ्री चौसर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इस टाइम पीरियड के जो प्रोमिनेंट राइटर थे वो जॉफ्री चौसर थे। अपने राइटिंग के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। हिज वर्क्स लाइक कैंटरबरी टेल्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इन द एरा, शोकेसिंग ए डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड सोशल कमेंट्री। मतलब इस एज का 14th सेंचुरी में यह जो वर्क है दी कैंटरबरी टेल्स, वो जॉफ्री चौसर का मोस्ट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इस एरा का, जिसमें दिखाया गया है डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर एंड सोशल कमेंट्री। मतलब जो इंग्लैंड में जो हो रहे थे सोसाइटी में, उसको भी इस वर्क में जॉफ्री चौसर ने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली दिखाया है। तो 14th सेंचुरी के जो डोमिनेंट फिगर रहे हैं वो जॉफ्री चौसर रहे हैं। देन इस वर्क के जो अदर नोटेबल राइटर रहे हैं फ्रेंड्स, वो हैं जॉफ्री चौसर तो थे ही, वाइल जॉफ्री चौसर इज मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर एंड अदर राइटर्स लाइक जॉन गोवर जो जॉफ्री चौसर के कॉन्टेम्परेरी थे, also विलियम लैंगलैंड also produced significant works during this period। और ये तीनों जो राइटर हैं वो इस वर्क में, इस एज में अपने वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। तो ये आपका था 14th सेंचुरी के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको रटना नहीं है, आपको शॉर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कितने पीरियड्स में बांटा हुआ है वो लिखनी है। देन आपको 14th सेंचुरी से स्टार्ट कर देनी है। तो 14th सेंचुरी का जो लीडिंग फिगर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी लिखनी है। देन 14th सेंचुरी में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए उसको आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 करके लिखी हूँ, उस तरह से आपको लिख देनी है। और मेन पॉइंट जो आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हुआ ब्लैक डेथ एंड 100 Years वॉर्स, उसको हाईलाइट करके लिखनी है। हो सके तो अंडरलाइन भी आप कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह से पैटर्न को फॉलो करते हैं और लिखते हैं तो आपका जो लिखावट है वो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन बनेगा और आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेंगे। तो हमारा 14th सेंचुरी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग 15th सेंचुरी को देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंसिडेंट्स, इन्फ्लुएंसेस और लिटरेरी स्कूल इमर्ज हुए थे। तो फ्रेंड्स आपने 14th सेंचुरी में देखा कि 14th सेंचुरी का पहले थोड़ा सा लिखना है इंट्रो, देन इसमें कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए उसको लिखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे 15th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था, थोड़ी सी इंट्रो। The 15th century in England, in English literature, is considered a period of transition marked by the introduction of the printing press by William Caxton। मतलब 15th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेंड्स एक प्रिंटिंग प्रेस इमर्ज हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था विलियम कैक्सटन के द्वारा। एंड द राइज ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, और वर्नाकुलर लिटरेचर भी इमर्ज हुआ था। एंड द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ द ऑथर लाइक थॉमस मेलाई, और इस पीरियड का जो प्रोमिनेंट वर्क था, थॉमस मेलाई का एक वर्क था ले मोर्टे डी अर्थर, इज कंसिडर्ड अ की टेक्स्ट फ्रॉम दिस एरा। It is often referred to as the century of
the ballad due to the popularity of ballad poetry during this period. और इस वर्क में यह वर्क इतना फेमस हो गया था थॉमस मेलाई का डी मॉर्टे दी अर्थर कि कंसीडर किया गया इसको सेंचुरी ऑफ बैलेड के नाम से. In 15th century, there were many significant movements, influences, literary schools emerged such as. और इस वर्क में कई लिटरेरी स्कूल्स, इन्फ्लुएंसेस एंड मूवमेंट्स इमर्ज हुए हैं. जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो इमर्ज हुआ वो है प्रिंटिंग प्रेस. विलियम कैक्सटन established the first printing press in England around 1476, which significantly increased the circulation of literature. Friends, पहले इंग्लिश लिटरेचर में राइटर हैं वो लिख लिख के अपना बुक बनाते थे, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था. लेकिन जब 15th सेंचुरी आया तो विलियम कैक्सटन के द्वारा एक प्रिंटिंग प्रेस इमर्ज किया गया, मतलब लाया गया, जिससे बहुत सारे वर्क्स के कॉपी बनते गए और सोसाइटी में लोगों के बीच बढ़ते गए, जिससे लोग बहुत अधिक इंग्लिश लिटरेचर की ओर जागरूक होने लगे, पढ़ने लगे. तो यह जो 15th सेंचुरी है वो प्रिंटिंग प्रेस के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट रहा है इन लिटरेचर. देन सेकेंड जो इंसिडेंट हुआ है 15th सेंचुरी में वो है वार ऑफ रोजेज. तो 14th सेंचुरी में 100 years वॉर्स हुआ था. देन 15th सेंचुरी में वॉर ऑफ रोजेज, 2 रोजेज जो 100 years वॉर्स में हुए थे, एक रेड और एक वाइट. तो वॉर ऑफ रोजेज 2 पार्टी के बीच, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच हुआ था, जो लिटरेचर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकास्टर्स हैवली इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग दिस टाइम. मतलब ये जो दोनों इंसिडेंट्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये दोनों के बीच, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, इम्पैक्ट था लिटरेचर के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम. देन फ्रेंड जो तीसरा इंसिडेंट है वो है मिडिल इंग्लिश. The language of this period is still considered Middle English, transitioning towards the early modern English that would develop in the following century. मतलब 15th सेंचुरी में मिडिल इंग्लिश का इमर्ज हुआ था. लोग अर्ली मॉडर्न पीरियड मतलब अर्ली मिडिल इंग्लिश से अलग होके मिडिल इंग्लिश की ओर जा रहे थे. तो इस एज में मिडिल इंग्लिश का इमर्ज हुआ था फ्रेंड्स. देन जो नेक्स्ट है इंसिडेंट वो है ले मोर्टे डी अर्थर. ये वर्क किनका है? थॉमस मेलॉय का. थॉमस मेलॉय compilations of Arthurian legends considered one of the important work of the century. मतलब 15th सेंचुरी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, प्रोमिनेंट वर्क है, वो थॉमस मेलॉय का ले मोर्टे डी अर्थर रहा है. देन इस एज के जो मेजर राइटर हैं वो है जॉन लिडगेट, स्टीफन हवर्स, मार्गरे कैपे एंड आल्सो थॉमस मेलॉय. तो ये सारे मेजर राइटर रहे हैं 15th सेंचुरी का. तो 15th सेंचुरी में भी आपको ऐसे ही लिखनी है, थोड़ी 15th सेंचुरी का इंट्रो लिखना है. देन इसमें कौन कौन से मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपको लिखनी है इस तरह से पॉइंट कर करके. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि मेजर राइटर कौन कौन से हुए हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन कौन से हुए उसको हाईलाइट आपको करनी है. अब चलिए 16th सेंचुरी देखते हैं. तो इसमें भी पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे 16th सेंचुरी का, देन इनका मेजर इंसिडेंट्स को देखेंगे. सो फ्रेंड्स 16th century is dominant literary movement in English literature, considered as the Renaissance period, marked by the renowned interest in classical learning and a flourishing of creativity in various genres like poetry, drama and prose. फ्रेंड्स जो 16th सेंचुरी है वो रिनासा पीरियड था, यानी कि एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, जिसमें एलिजाबेथन एज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस ड्रामा
बहुत सारे राइटर के द्वारा, जैसे कि यूनिवर्सिटी विट्स थे, उनके द्वारा लाया गया। मतलब यह जो एज था वो ड्रामा के लिए प्रॉपर एज था। इसमें इस एज में बहुत सारे ड्रामा आए। अल्सो इस 16th सेंचुरी पूरे हॉल में, मतलब पूरे 16th सेंचुरी में बहुत सारे डिफरेंट जॉनर के भी वर्क आए, जैसे कि पोइट्री आया, प्रोज आया, अल्सो ड्रामा आया, बहुत सारे राइटर के थ्रू। In this period, there were many significant movements, influences and literary school emerged such as, और इस पीरियड में बहुत सारे significant movements, literary schools and influences emerged हुए हैं। जैसे कि इस पीरियड में जो सबसे पहला इंसिडेंट था वो था फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, मतलब लोगों ह्यूमनिज्म पे फोकस करना। Renaissance literature often explored theme of human potential, individual expression and classical antiquity. इस एज में, रिनासा एज में, 16th सेंचुरी में राइटर ने एक्सप्लोर किया थीम ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल का, इंडिविजुअल उनका एक्सप्रेशंस का एंड क्लासिकल एंटिक्यूटी का। मतलब कुल मिला के ह्यूमन क्या सोचते हैं, उनका क्या पोटेंशियल है, उनका क्या इंडिविजुअल एक्सप्रेशन रहा, उसके अकॉर्डिंग राइटिंग सभी राइटर के द्वारा की गई थी इस एज में। देन जो सेकेंड इंसिडेंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशंस, मतलब रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स फ्रॉम द Protestant reformations also influenced literary themes and perspectives. मतलब रिफॉर्म, मतलब फिर से जो कुछ बना है उसको फिर से रिफॉर्म करना। तो इस एज में, 16th सेंचुरी के एज में रिफॉर्मेशन पे इम्पैक्ट पड़ा। किस पे? रिलीजियस पे, सोसाइटी के रिलीजियस पे, पॉलिटिकल पे। इस तरह से इस एज ने इम्पैक्ट किया रिफॉर्मेशन पे, इंग्लैंड के रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पे। देन इस एज में 16th सेंचुरी में डाइवर्स जॉनर्स में वर्क लिखे गए, जैसे कि प्लेज लिखे गए, जिसे ड्रामा कहते हैं। देन पोइट्री लिखे गए, एसेज एंड प्रोज नैरेटिव वेयर ऑल पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। और राइटर ने अलग अलग डाइवर्स जॉनर्स में अपने वर्क को लिख के एक्सप्रेस किया इस एज को, ठीक है। देन जो नेक्स्ट मेजर इंसिडेंट्स है, मतलब मेजर जो राइटर्स हैं इस एज के, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट मेजर राइटर रहे हैं और उनके वर्क हैं वो है विलियम शेक्सपियर, जिसे एलिजाबेथन के किंग कहा जाता है। तो इनके प्लेज, सारे प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेमस है। एंड एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्यून के लिए फेमस है इस एज के 16th सेंचुरी का। देन क्रिस्टोफर मार्लो जो एक यूनिवर्सिटी विट हैं, एंड जॉन मिल्टन, ये सारे राइटर हैं वो मोस्ट मेजर राइटर रहे हैं और इनके वर्क भी मेजर हैं। अब हो गया ये 16th सेंचुरी कंप्लीट। देन अब चलिए हम लोग देखते हैं 17th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, 17th century, the 17th century in English literature is primarily marked by the metaphysical poetry movements, in which features poets like John Donne, George Herbert, and Andrew Marvell, known for their complex intellectual themes, religious questions, and use of elaborated concepts and paradoxes. Alongside this, the Cavaliers poets also emerged, writing lighter, more courtly poetry, often supporting Charles Faust, including figures like Robert Herrick and Richard Lovelace. इन शॉर्ट्स फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देती हूँ कि जो 17th सेंचुरी था, इस एज में मेटाफिजिकल पोइट्री का एक ग्रुप इमर्ज हुआ था सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इस ग्रुप में बहुत सारे राइटर थे, जैसे कि जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वल। ये तीनों प्रोमिनेंट राइटर थे। ये जो राइटर थे, पोइट थे, वो अपने पोएम में तरह तरह के लिटरेरी डिवाइस यूज करते थे। उसमें से एक लिटरेरी डिवाइस था कंसीट का, मतलब दो अनकम्पेयर चीज को कंपेयर कर देते थे, और बहुत ही ब्यूटीफुली अपने पोएम को लिखे हैं इस एज में 17th सेंचुरी में।
तो मेटाफिजिकल पोइट्री का मूवमेंट इमर्ज हुआ, मेटाफिजिकल पोइट्स का। देन इसके साथ कैवेलियर पोइट्स का भी लिटरेरी स्कूल इमर्ज हुआ था, जिसमें से जो राइटर थे वो थे रॉबर्ट हेरिक एंड रिचर्ड लवलेस, मोस्ट प्रोमिनेंट। जो उस समय का जो राजा था चार्ल्स फर्स्ट, उसके सपोर्ट में अपने पोएम को लिखते थे। चार्ल्स फर्स्ट था जो राजा, वो एक लेविस किंग था, जो जो क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड फ्रेंड्स, बहुत सारे अपने मिस्ट्रेस रखा था और उसी के अकॉर्डिंग पोएम को अब इनके जो फॉलोअर्स थे जैसे कि रॉबर्ट हेरिक, एंड्रयू मार्वल, तो उनके ही फॉलो करके चार्ल्स फर्स्ट को क्या पसंद है उनके अकॉर्डिंग ही ये सारे राइटर अपने पोएम को लिखते थे। जैसे कि एंड्रयू मार्वल ने लिखा है टू हिज कोई मिस्ट्रेस। इस पोएम में इन्होंने बहुत सारे कंसीट्स का यूज किए हैं। कंसिस्ट नहीं, सीज द डे का यूज किए हैं कि प्रेजेंट में भी जो है वो कर लो, बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता। तो चार्ल्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग इन सारे राइटर ने अपने वर्क को, पोएम को लिखा है। In this period, there were many significant movements, influences and literary school emerged, such as, इसमें जो डोमिनेंट मूवमेंट इमर्ज हुआ है फ्रेंड्स, वो एक मेटाफिजिकल पोइट का एंड कैवेलियर पोइट्स का। तो मेटाफिजिकल पोइट्री विथ इट्स फोकस ऑन philosophical and religious inquiries through intricate language and imaginary। मतलब जो मेटाफिजिकल पोइट थे फ्रेंड्स, वो अपने वर्क को फिलोसफिकल एंड रिलीजियस इंक्वायरी के थ्रू ही लिखते थे और कंसीट को भरपूर यूज इन्होंने किया है। देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस एज में जो हुआ है वो हुआ है, दिस पीरियड सो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल टर्मोइल इंक्लूडिंग द इंग्लिश सिविल वार which influences the theme and perspectives in literature। मतलब 17th सेंचुरी का जो हिस्ट्री था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश सिविल वार हुआ था, जो इन्फ्लुएंस किया था थीम एंड पर्सपेक्टिव इन लिटरेचर का। देन इस एज के जो नोटेबल ऑथर रहे हैं वो है जॉन डन, जो एक मेटाफिजिकल पोइट है, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, ये सारे मेटाफिजिकल पोइट हैं। देन कैवेलियर पोइट्स का जो ग्रुप इमर्ज हुआ था उसमें से है रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस एंड थॉमस कैरियो। तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है मेटाफिजिकल पोइट, कैवेलियर पोइट्स, इसमें से कौन कौन से राइटर आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये सेमेस्टर 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगी कि किस तरह से पूछे जाते हैं। देन इस पीरियड में अदर लिटरेरी ट्रेंड्स जो आए वो है पुरिटन पोइट्री, पॉलिटिकल पोइट्री एंड द बिगिनिंग्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स। और इस पीरियड में थोड़ी थोड़ी नॉवेल्स की भी शुरुआत होने लगी थी। ठीक है, फिर लास्ट में आपको लिखनी है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आंसर। तो कंक्लूजन आपको लिखनी है। तो आपको लिखनी है दस इस प्रकार, इन दिस वे 14th to 17th century there were many significant movements, influences and literary school emerged in England in English literature। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है इसका क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आई होगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का इंट्रो लिखनी है, कितने भाग में बांटा गया है वो लिखनी है। देन 14th सेंचुरी का आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड लिखनी है कि इसमें क्या था। देन इसका मेजर इंसिडेंट सेम आपको 15th सेंचुरी, देन 16th सेंचुरी, देन 17th सेंचुरी का आपको लिखनी है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन का पार्ट मस्त लिखना है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी यह टॉपिक, हाउ टू राइट अ प्रॉपर आंसर इन योर एग्जाम। तो
फ्रेंड्स, यह जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड आल्सो आप सारे सेमेस्टर का देखना चाहते हैं, फ़िलहाल सेमेस्टर 1 एंड 2 बीए इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और साथ में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। यह टॉपिक थोड़ी यह लेंदी हो गई है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।